नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। अहियापुर के संगम घाट बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। आमगोला के एक बैटरी शॉप में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। और स्कूल कोचिंग संचालकों ने दिया धरना, कहा कोरोना का डर सिर्फ स्कूल और कोचिंग पर ही क्यों। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की सुबह अहियापुर के संगम घाट बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए दो दोस्त डूब गए। शोरगुल पर स्थानीय लोग जुटे। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। उसकी पहचान पुलिस लाइन मोहल्ले के आकाश कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। बताया जाता है कि पुलिस लाइन इलाके के कुछ दोस्त सेना बहाली की तैयारी करते हैं। आकाश का दौर निकल चुका है और वह उसके दोस्त संतोष संगम घाट के समीप बालू पर दौड़ने के लिए गया था। उसके बाद दोनों नहाने लगे। इसी क्रम में दोनों डूब गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर सबको शांत कराया। पुलिस का कहना है कि दूसरे युवक की एसडीआरएफ की टीम नदी में तलाश कर रही है। दौड़ रहे थे, दौड़ने के बाद प्लानिंग हुआ कि चलिए संगम घाट थोड़ा सा नहा लेते हैं। यहाँ आए हैं, उसके बाद उधर पानी वानी देख लिए हैं, ज़्यादा करीब उधर पानी नहीं था। हम लोग ऐसे हल्का जॉगिंग कर रहे थे पानी में। सबसे पहले आकाश था, उसके बाद संतोष, उसके बाद हम थे, उसके पीछे से और सब था। उसके बाद आकाश आया है और बस यहाँ डायरेक्ट खाई मिल गया है। पूरा अंदर गड्ढा है, गड्ढा में चल गया आकाश। उसके बाद संतोष, उसके बाद हम भी गड्ढे में चल गए। उसके बाद हम निकले हैं, मेरा जनेऊ फंस गया था हाथ में, जनेऊ टूटा है। उसके बाद हम हाथ पैर मारे हैं, तब तक और सब हमको खींचा है। उसके बाद हम निकले हैं, उसके बाद बांस लेके जब तक जाएँ उसको पकड़ाए तब तक पानी के फ्लो में आगे चल गया था। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 7 आदमी थे। किसके हाथ में जनेऊ फंसा था आपका? जो मेरे खुद हाथ में फंसा। आपके खुद हाथ में फंसा? कितने दिनों से दौड़ लगा रहे थे यहाँ तो हम लोग बराबर लगाते थे पहले, मतलब इधर 1-2 दिन से स्टार्ट किए हैं। मतलब भर्ती के बाद 2 महीना गैप था, उसके बाद फिर स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से आदेश मिला कि संगम घाट में, काटी अंचल के संगम घाट में 2 बच्चा डूब गया है और टीम को जाना है। हमने तुरंत सीओ साहब से संपर्क किया और गाड़ी मिला, गाड़ी लेकर के सामान लोड किया और गोताखोर लेकर के और संगम घाट पर पहुंच गया। टीम के द्वारा गोताखोर को उसके कुमेंट को पहना करके पानी में भेजा गया और उन्होंने एक बॉडी को बाहर लाया। अभी एक बॉडी बाहर निकल गया है, दूसरा बॉडी की तलाश जारी है। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, दूसरा बॉडी भी जल्दी मिल जाए। सूचना मिला था कि गंडक नदी में 4-5 लड़के नहाने के लिए आए थे, जिसमें 2 बच्चे के डूबने से मृत्यु हो गया है। एसडीआरएफ टीम के माध्यम से बॉडी को खोजा गया है, जिसमें एक बॉडी रिकवरी हुआ है, एक बॉडी का भी खोजने में लगे हुए हैं। सर कितने लड़के नहा रहे थे यहाँ पे? 4-5 लड़के नहा रहे थे, जिसमें 2 लड़के डूबने की सूचना था। सड़क जाम भी हुई थी? हाँ, थोड़ा सा सड़क जाम किए थे लोग। आने के बाद जाम हटा दिया गया है। जी। सारा व्यवस्था भी चल रही है, बॉडी को खोजा जाएगा। कहाँ के प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया हम लोग पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाएंगे। जो आगे की प्रक्रिया होगा विधिवत हम लोग करवाएंगे। मुजफ्फरपुर में एक बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूजा की अगरबत्ती से आग लगी। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला स्थित एक बैटरी के शोरूम की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस शॉप में बड़ी संख्या में बैटरी रखी हुई थी। इसके अलावा बैटरी रिपेयरिंग और नई बैटरी तैयार करने के केमिकल्स भी रखे गए थे। इस वजह से आग बेहद जल्द से फैल गई। बाहर से पानी और धूल डालकर
आग को दूसरे दुकान में फैलने से बचाया जा सका। बैटरी दुकान में आग बुझाने का कोई साधन नहीं था। फायरमैन कृष्ण यादव ने बताया कि आग बुझाने के लिए कई गाड़ी पानी मंगाना पड़ा। इसके अलावा मिस्ट और धूल के सहारे आग बुझाना पड़ा। सुबह मालूम चला कि पंडित जी पूजा करके दीप जला के चले गए। उसके बाद वो दीप शायद या तो गिर गया तो कुछ हो गया। उसके बाद आग लगा तो मोहल्ला वासी लोग पूरा नाली के पानी बाल्टी अपना पी गया। तब तक आग पर काबू पाया नहीं गया। आग इतना बढ़ गई, बैटरी में आग लग गया, वो पेंट का केमिकल उसमें आग बुझ नहीं पाया। आग इतना बढ़ गया कि दमकल को फ़ोन किया, दमकल तुरंत आई, उस पर आग पर काबू पाया गया। क्या नुकसान हुआ होगा? मिनिमम करोड़ों का संपत्ति उनका जला गया। क्या क्या था उसमें? उसमें मारुति के पूरा पार्ट्स रहते थे, जितना भी मारुति कार का सर्विस का पूरा पार्ट्स, बैटरी कम से कम हज़ारों पीस बैटरी, बड़ा सा बैटरी, इन्वर्टर, सब कुछ उसमें रहता था। जान माल का भी क्षति हुआ है? जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ। फायर की कितने गाड़ी आई? फायर की 3 गाड़ी आई अभी तक। स्थानीय लोग का जो आरोप है कि जानबूझ के लगवाया गया है, कोई भी जानबूझ कर नहीं लगवाता है सर। ये आरोप जो लगाता है वो गलत है। अपना संपत्ति में कोई भी आरोप जानबूझ कर नहीं लगाता है। इंश्योरेंस का कोई खेला नहीं? कोई इंश्योरेंस का खेला नहीं, कोई नहीं। जानकारी मिली कि आमगोला में आग लगी हुई है तो हम लोग तुरंत पहुँचे थे, दमकल को सूचना दिए, दमकल वाला भी आए और आग पे काबू पा लिया गया है। ये जो स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार आग जानबूझ के लगवाया जाता है। नहीं, इसकी जांच चल रही है। आग कैसे लगा इसकी जांच चल रही है। इसके बारे में अभी कुछ कहा। दोषी पाए जाते तो क्या कार्रवाई करेंगे? दोषी पाए जाएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। FIR दर्ज करेंगे? एक FIR भी दर्ज होगा। फायर सेफ्टी का भी कोई इंतजाम नहीं है अंदर में, फायर ऑफिसर बता रहे हैं। तो अभी तो इसकी जांच देखा जाएगा, जांच चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो किसी तरह आग पे काबू पा लिया गया है। आया कि हमारे चालक द्वारा कि अग्निशमन पदाधिकारियों के नहीं आग बुझ पाया। तब वहाँ से फिर एक बड़ी वाहन आई। उसके बाद फिर पता चला कि उससे भी नहीं आग कंट्रोल हो पाई, तो एक और बड़ी वाहन आई हमारी। क्या काबू पा लिया गया? हाँ, आग पे तो काबू पा लिया गया। जो क्षति है उसको अभी हम लोग देख नहीं पाए हैं, काहे कि उसमें काफ़ी धुआं जो है जमल है। धुआं को हम अभी हमारी सारी गाड़ी यहाँ रुकी है और हमारे सारे जितने भी सिपाही हैं फायर सर्विस के, वो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जितने आते हैं यहाँ पे आए हैं अग्निशम सेवा के, वो सब लोग कार्य कर रहे हैं और मिट्टी का भी इस्तेमाल अंदर कर रहे हैं हम लोग। फायर सेफ्टी का क्या व्यवस्था अंदर में? फायर सेफ्टी का व्यवस्था अंदर अभी कुछ नहीं दिखाई दिया है यहाँ पे। फायर सेफ्टी नहीं होने की क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये फायर सेफ्टी नहीं होने के कारण जो है आज हमारे DG साहब का जो है 2-3 महीना से लगातार 4 महीना से प्रोग्राम चल रहा है। कहीं नुक्कड़ नाटक कीजिए, चौक चौराहे पे आग के संबंधित जागरूकता अभियान चलाइए। ये जागरूकता के बाद भी ये अगर नहीं मानते हैं लोग, कोई अपना फायर से सेफ्टी नहीं रखते हैं, तो इसका जिम्मेवारी इन लोगों का है और इन लोगों का उसका जिम्मेवारी भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगा कि कोई भी दुकान वाले जितने भी हैं आपके चैनल के माध्यम से सुन लें कि अभी ऑडिट भी हमारा वरीय पदाधिकारी DSP साहब के द्वारा हो रहा है, अग्निशमन पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे जी के द्वारा भी हो रहा है। पूरा हम लोग एकदम, और हम लोग नुक्कड़ नाटक करके जागरूकता अभियान कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं कि झुंगी झोपड़ी में और चौक चौराहा पर। लेकिन फिर भी इससे जो है बहुत लोग हैं कि लापरवाही बरतते हैं। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध चमकी बुखार ने एक 12 वर्षीय बच्चे की जिंदगी छीन ली। चमकी बुखार से इस साल जिले की यह पहली मौत है। परिजनों के मुताबिक बच्चे की मौत AES बीमारी के लक्षणों से हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है। मृतक की पहचान काटी थाना के गोसाई टोला निवासी कमलेश सहनी के बेटे नंदन के रूप में हुई है। मृतक नंदन के परिजनों ने बताया कि रविवार को नंदन चमकी बुखार से बीमार हुआ और हाथ पैर खींचने लगा। तेज बुखार की वजह से नंदन बेहोश हो गया था। तत्काल परिजन ने उसे लेकर काटी PHC गए, जहां डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया। काटी PHC के डॉक्टर कुंदन रंजन ने बताया कि बच्चा बेहोश आया था और चमकी बुखार का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया। वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की बात कही।
हम गए थे 7:30 बजे शाम को मेडिकल मुजफ्फरपुर कृष्णा मेडिकल कॉलेज। जो बच्चा जिसमें बच्चा आईसीयू में ये लड़का एडमिट था। डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर तीनों वैसे ही का वैसे ही मतलब बेखौफ घूम रहे थे। किसी भी मतलब मरीज को ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोग कितने रिक्वेस्ट की कि सर इसका हालत गंभीर है, सर कुछ न कुछ उपाय कीजिए। बोला कि ना ठीक है ठीक है ठीक है। इसी पे थोड़ा करते करते रात को 10 बज गए। 10 बजे के बाद ये डेट हो गया और बोला कि डॉक्टर की इसको ले जाओ। कहाँ पर पहले ले गए थे? पहले कांटी में ले गए थे। तो कांटी में क्या कहा? कांटी में कहा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर आज का संडे का दिन बताया कि यहाँ संडे का दिन है कि आज कोई डॉक्टर नहीं है। नर्स भी वैसा ही की, डॉक्टर भी वैसा ही था। यहाँ पर भी पानी उनी भी चढ़ा था क्या कांटी में? नहीं, इधर पे नहीं। कांटी में प्राथमिक स्वास्थ्य पानी एक बोतल टांगा हुआ। डॉक्टर चढ़ाए थे क्या? नर्स चढ़ाया तो उसको होना नहीं था। उसमें बच्चा यहाँ पे बेहोश ही हालत में आया था। बच्चा को बुखार था और बच्चा का ब्लड शुगर हम लोग नापे, ऑक्सीजन नापे, सारा कुछ सही पैरामीटर हम लोग को लगा। तो जो SOP के हिसाब से जो इलाज होना था हम लोग फर्स्ट एड दिए बच्चा को। उसके बाद जो हम लोग रेफर कर दिए फर्दर बेटर अच्छा इलाज के लिए। ये वो पेशेंट जो है आपको मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में गया, कांटी से उसको रेफ़र किया गया है। पेशेंट का उम्र 10 साल था। उसको पहले से मिर्गी की बीमारी थी और स्टेटस इपिलेप्टिकस करके उस पेशेंट को रेफ़र किया गया है और वहाँ भी उसका उसी का इलाज हुआ है। पहले से उसकी भी दवा चल रही थी। विशेष के लिए हम लोग उसका एक टीम बनाए हुए हैं, जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच होने के बाद ही बतलाएंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उसकी मौत जो है AES उसकी बीमारी नहीं थी। AES के कारण उसकी मौत नहीं, AES का कोई लक्षण नहीं था। कन्वल्सन स्टेटस एपिलेप्सी की बीमारी में भी जो है कन्वल्सन होता है, फ्रोजी सेक्रेशन होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं होगा कि AES है। उससे पहले से स्टेटस एपिलेप्टिकस की बीमारी थी और ये स्टेटस एपिलेप्टिकस कहने का मतलब है कि उसको मान कन्वल्सन जो सीजर होता है वो जो है उसकी ये है सीजर जो है बहुत मैंने अटैक जो है बहुत बढ़ जाता है, तो उस कारण से उसकी लेकिन उसको AES नहीं था। संदिग्ध AES को लेकर एक मीडिया कार्यशाला व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन DN प्रणव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद AES के संबंधित सूचना का आदान प्रदान रहा। इस कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिस्सा लिया है। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि बच्चे की यह बीमारी कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से सिंड्रोम है, जिसके अपने एक विशेष लक्षण होते हैं, जिसको अविलंब और त्वरित गति से कैसे कम किया जाए इसको लेकर के कार्य किया जाता है। जिले की प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जागरूकता के साथ साथ इसका न्यूनीकरण कैसे हो ताकि इस बीमारी को कम किया जा सके। AES को लेकर मीडिया कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और हम सभी जानते हैं कि मीडिया की भूमिका, मीडिया का इम्पोर्टेंस समाज में कितना अधिक है और मीडिया की भूमिका यदि पॉजिटिव रहेगी तो AES के संबंध में लोगों के बीच भी काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार होगा और लोग जागरूक होंगे और हम लोगों की ये स्पष्ट सोच है कि एकदम कम से कम संख्या में या नेग्लिजिबल AES के केसेस सामने आए और इसके लिए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सारे प्रचार प्रसार के माध्यम को हम लोगों ने प्रयोग में लिया है और हम लोग मीडिया कर्मियों से भी आज कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों ने अपेक्षा की है कि चूँकि आपकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को आप पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसलिए अपने माध्यम से भी जो AES के प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में लगातार सघन प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों तक जागरूकता और जानकारी पहुँचाई जाए और इसके अतिरिक्त जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी सारी जानकारी मीडिया कर्मियों को आज दी गई है और हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की खबर या घटना हम लोगों को प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों के साथ शेयर किया जाएगा और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं या उम्मीद है कि समवेत प्रयास से सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, उन सभी के प्रयास से निश्चित रूप से जो रोकथाम AES की रोकथाम के लिए हम लोगों को कदम उठाने हैं वो काफ़ी सफल सिद्ध होंगे और अब तक के जो सामूहिक प्रयास के सीन दिख रहे हैं, जो सभी लोगों के सहयोग हम लोगों को दिख रहा है, उसके कारण हम लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से हम लोग इस वर्ष AES के प्रभाव को कमतर करने में
सफल सिद्ध होंगे। माताओं का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो केसेस सामने आए हैं जिनका हम लोगों ने एनालिसिस किया है, अधिकांश बच्चे 6-7 साल से नीचे के होते हैं जो कि पूर्णतः माताओं पर आश्रित होते हैं। तो माताओं के लिए ये बहुत बड़ा संदेश यह है कि यह रोग जो AES है विशेष रूप से गर्मियों के दिन में होता है, और जो कारण अब तक सामने आए हैं कि अत्यधिक गर्मी और उसके बाद ह्यूमिडिटी, गर्मी के दौरान खेलना, खाना में कमी करना या रात में खाना नहीं खाने से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो माताओं से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जब भी बच्चे सोने जाते हैं एक बार ज़रूर उनको चेक कर लें कि बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं, कोई सुस्ती, कोई लेजीनेस तो नहीं है, और निश्चित रूप से रात में खाना खिला करके ही सुलाया जाए। संभव हो तो कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर खिलाई जाए ताकि बच्चों में ग्लूकोज का लेवल बेहतर बना रह सके। तो यही सब अपेक्षाएं हैं, और यदि किसी भी बच्चे में कोई सुस्ती, बुखार, कन्वल्जन इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना है, PSC जो कि ब्लॉक लेवल पर है, और इसके लिए सारे प्रखंडों में, सभी पंचायतों में गाड़ियों को टैग करके रखा गया है। हर एक माता के मोबाइल में निश्चित रूप से किसी न किसी गाड़ी वाले का नंबर रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम तुरंत उस गाड़ी को कॉल करके PSC पर बच्चे को लाएंगे। यदि समय कम से कम बर्बाद होगा तो बच्चे का ट्रीटमेंट सबसे बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी माताओं से मेरी अपील है कि इसके आलोक में निश्चित रूप से अपने बच्चों की रक्षा जरूर करें। सोमवार को इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश के विरोध में किया गया। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव विशाल जायसवाल ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिए जाने से प्राइवेट शिक्षकों के लिए भुखमरी की स्थिति आ गई है। अगर सरकार निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करती है तो उनके लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करे, जिसे लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। तले आज हम लोग मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सरकार को यह एक तरह से हम लोग की चेतावनी है कि हम सभी स्कूल संचालक 1 वर्ष से सरकार के सभी आदेश का पालन किए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किए हैं। पिछले 8 फरवरी के बाद से जब हम लोग स्कूल चला रहे हैं तो जितना हो सके हम सभी अपने अपने विद्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही क्लास चलवा रहे हैं, स्कूल चलवा रहे हैं। बावजूद इसके 1 वर्ष बाद अभी तक स्कूल संचालकों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। बिना कोई संज्ञान लिए पुनः विद्यालय बंद करने का जो आदेश किया गया है, अब विद्यालय संचालक के पास आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हम कोरोना के साथ जो भी सरकार के प्रोटोकॉल आ रहे हैं उसका पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि देश की रीढ़ आज प्राइवेट शिक्षण संस्थान ही बचे हुए हैं, इनको बचाना ज़रूरी है और इसके लिए आर्थिक पैकेज ज़रूर लाना चाहिए, और नहीं तो फिर से स्कूल खोलने के आदेश देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल की जगह पर जल्दी मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के द्वारा 2 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें एक राजस्थान में और दूसरा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित होगा। उन्होंने उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद देते हुए कहा कि 78 एकड़ में बनने जा रही इस मेगा फूड पार्क में हजारों हाथों को रोजगार और जिले का चौमुखी विकास होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। उनकी सोच थी कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लीची के लिए यहाँ पर पैकेज दिया था। बहुत जब पूरे देश में मखाना दरभंगा के लिए, तो मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने लीची अनुसंधान, लीची डेवलपमेंट के लिए उन्होंने, फ्रूट्स डेवलपमेंट के लिए पैकेज दिया था। और आज हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज जी ने और केंद्रीय उद्योग मंत्री दोनों ने मिलकर के आज मुजफ्फरपुर को मेगा फूड पार्क
के लिए स्वीकृति दी है। यह पूरे देश में 2 ही फूड पार्क अभी बनने जा रहा है, जिसमें एक मुजफ्फरपुर बिहार में और दूसरा राजस्थान में। यह मुजफ्फरपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर मोदफलपुर के नाम से इसको लोग पौराणिक नाम इसको कहते हैं, मतलब फलों का यह जिला है। लीची, आम, गुआवा, हर तरह के फल यहाँ और सब्जियाँ। इसका इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर मोतीपुर में जो अधिकृत ज़मीन है सरकार की, उसमें 78 एकड़ में यह मेगा फूड पार्क बनेगा और उसमें सैकड़ों यूनिट वहाँ पर इस प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, जिसमें हज़ारों आदमी का एम्प्लॉयमेंट होगा। सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स यहाँ के उसमें अपनी एंसिलरीज और मेन इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यहाँ का सामान लीची, आम, गुआवा और जितने फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, उसका हर तरह का प्रोसेस कर करके उसका अचार, पिकल्स, ये जैम, जेली, स्क्वैश, ये सारे चीज़ यहाँ बनाए जाएंगे और इसका देश से लेकर के विदेश तक इसका एक्सपोर्ट मार्केट होगा। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए यह जो केंद्र के हमारे उद्योग मंत्री और बिहार के शाहनवाज जी ने इसका, जिसके लिए हमने उनको बराबर, उद्योग मंत्री जी जब से वो बने, हम चाहते थे कि मुजफ्फरपुर उनका जन्मस्थली ही नहीं, उनका कर्मस्थली भी रहा है और आज उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुजफ्फरपुर डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास करके और जो यहाँ मेगा फूड पार्क का जो उन्होंने स्वीकृति दिलवाई है, इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री और बिहार के मंत्री दोनों हम उद्योग मंत्री को बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त उस व्यक्ति को करते हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बिहार को, इस मुजफ्फरपुर को एक इंडस्ट्री दे करके बहुत बड़ा काम किया है। शराबबंदी के बाद से ही नकली शराब बनने का सिलसिला मुजफ्फरपुर में लगातार जारी है। पहले भी नकली शराब से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। एक बार फिर उत्पाद विभाग ने मीनापुर के धारपुर में नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। धारपुर के खुशलाल ठाकुर और सिकंदर सहनी के झोपड़ी में बरसों से नकली शराब फैक्ट्री चलाया जा रहा था। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही दोनों आरोपी मौके पे से भागने में सफल रहे। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से खाली बोतल, रैपर सहित कई लीटर स्पिरिट बरामद किया है। मीनापुर थाना अंतर्गत वहाँ पे अवैध नकली विदेशी शराब का फैक्ट्री का बारे में सूचना मिली। उसी सूचना के तत्काल कार्रवाई के अनुरूप इंस्पेक्टर साहिबा पिंकी कुमारी के नेतृत्व में मैं दीपक कुमार सिन्हा और सहयोगी अपने भोले शंकर और मनीष के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद ये सुखलाल ठाकुर, वन ऑफ द एक्यूज्ड, सेकेंड एक्यूज्ड, उसी के यहाँ नकली शराब, विदेशी शराब बनाने की जितनी भी सामग्रियां हैं वो बरामद हुई। जैसे 125 लीटर रंगीन विदेशी शराब, रंगीन पाउडर 200 ग्राम है और अवैध 225 लीटर, खाली बोतल 10 बोतल है, इंपीरियल ब्लू 11 BA का स्टिकर है 62 पेजेस, जिसमें प्रत्येक में 16 पेयर है आगे और पीछे स्टिकर लगाने का। सील पेपर्स जो है 15 पेजेस प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ में 72 सील पेपर्स है और कैप्स जो है 855 कैप्स इंपीरियल ब्लू का ब्रांड का मिली है और खुला कार्टून 35, जिसमें वेस्ट बंगाल का
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंडिकेट किया गया है और डिवाइडर जो कॉटन पीस है वो 35 पीसेस में प्राप्त हुई है। क्या किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है? इसमें 2 का जो है मुख्य अभियुक्त के रूप में सिकंदर सहनी ये फरार हो चुके हैं। राम बाबू सहनी का बेटा, तत्काल उनके पिताजी जेल में भी हैं और इनके पीछे इनका लड़का जो सिकंदर सहनी का मुख्य रोल है और साथ में इसका सहयोगी सुखलाल ठाकुर, स्वर्गीय रामकृष्ण ठाकुर का बेटा, जिनके प्रांगण में इन सारे नकली शराब की फैक्ट्री पर हुए। सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में कुल 16,84,467 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र थे। इस साल मैट्रिक के परीक्षा के बाद जांच सफल छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी जाहिर की। वहीं साइबर कैफे संचालकों ने बताया कि रिजल्ट निकलने के बाद से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साइट काम नहीं कर रहा है। बेहद मुश्किल से रिजल्ट दिख रहा है। बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है क्योंकि ये हमारी मेहनत का फल है। इसमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सारे कोई ने मिल के हमें इस मुकाम तक आज पहुंचाया कि आज हम इतना अच्छा रिजल्ट ला सके हैं। कितने नंबर आए इसका? 430 आया सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ना फर्स्ट डिवीज़न से है ना किया है। हम अपनी मम्मी पापा और अपने टीचर्स को है ना सबसे अच्छा धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू माय मॉम एंड डैड। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में भी मैंने बहुत मेहनत किया था और खास करके मेरी मम्मी बहुत मेरे सपोर्ट भी की थी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया, इसलिए मैं अपने टीचर से सबको धन्यवाद पूरे दिल से कहना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे आज बहुत सपोर्ट किया। इसके कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे मेरा फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आया है और मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ टीचर्स को, मेरे साथ उन लोग ने भी बहुत मेरे सपोर्ट किया और मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मेरे सर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्हीं के बाद मुझे आज इतना ही मार्क्स आ चुके हैं। और बच्चे सुबह से ही काफ़ी परेशान थे रिजल्ट को लेकर, लेकिन बिहार बोर्ड ने बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया है। श्री बिहार बोर्ड को बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। इस बार जो ओवरऑल रिजल्ट रहा बिहार का 78% बच्चे पास किए हैं। इस कोरोना काल में इतने बच्चे पास करना बहुत ही खुशी की बात है। बच्चे का आगे का मार्ग बन चुका है, अब वो आगे तैयारी करेंगे अपना इंटर का। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे को जो भी बच्चे पास किए हैं। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में डीएम प्रणव कुमार ने समाहरण न्यायालय परिसर से कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी गाड़ियां जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। फिर से शहर में दस्तक को देखते हुए कई फ्रंट पे हम लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन सबसे ज़रूरी फ्रंट है कि सोसाइटी के तरफ से बातें आनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, ये सब यूज़ करना काफ़ी आवश्यक है। और दोबारा इस लोगों को एक जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर से 10 वाहनों को हम लोगों ने रवाना किया है, जो लगातार अगले पूरे 1 सप्ताह तक लोगों को फील्ड में इसके बारे में पूरा प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के वाहन जो कि हर घर तक जाते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इन 10 वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम और लगातार जांच टीम बनाई गई है, जिसके द्वारा जो सामूहिक स्थल हैं, दुकान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बस स्टैंड हैं, ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होने की संभावना रहती है, वैसे स्थानों पर सघन मास्क चेकिंग, सामाजिक दूरी का अनुपालन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। यदि वायोलेशन पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है, इसको हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, अपने उत्तरदायित्व को समझें और संक्रमण को कम करने में अपनी सहयोग जरूर करें। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक दूरी का पालन हो और जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस, जो सामाजिक व्यवहार की रणनीति बताई गई है, उस रणनीति का पालन करें। जोन, फिर उसके बाद और कहाँ जाँच की जा रही है? देखिए, जितने भी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड के एक्टिव मरीज मिले हैं, उसमें उनकी प्रिवेलेंस के हिसाब से जहां यदि संख्या 1 से ज़्यादा है, वैसी जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 27 से भी ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और वहाँ इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग की जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि
कंटेनमेंट जोन में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन पूरी तरह से हो, और इसके लिए उनके द्वारा भी टीम बना करके जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और लगातार हम लोगों की यह पहल है, सोच है। आप अभी सभी जानते हैं कि 11 तारीख तक कुछ विद्यालयों को भी हम लोगों ने क्लासेस सस्पेंड किए गए हैं। ये सब यही देख करके है कि हम लोगों को जो पिछले साल हम लोगों ने अपने सहयोग से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कोरोना पर विजय पाई थी, तो पुनः समय है जब इस तरह के प्रिवेलेंस से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता है कि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें। अभी करीब 130 से भी ज़्यादा एक्टिव केस हैं और इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों को जिम्मेदार होना बिल्कुल आवश्यक है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि बिहार में लगातार नरसंहार हो रहा है, चाहे मधुबनी का मोहम्मदपुर हो या सुपौल और बांका का इलाका, सब जगह नरसंहार हो रहा है। साथ ही कहा कि दोषियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवारों को नौकरी के साथ मुआवजा दिया जाए। प्रोटेस्ट किया जा रहा है जी। आज का ये प्रतिकार मार्च फ्रेंड्स ऑफ आनंद के तत्वाधान से आयोजित किया गया है, जिसमें हम मुजफ्फरपुर फ्रेंड्स ऑफ आनंद जिला इकाई की तरफ से मधुबनी नरसंहार के दोषियों को स्पीडी ट्रायल चला करके तत्काल फांसी की सजा देने की मांग करते हैं तथा जो नरसंहार में मारे गए हैं उनके परिजनों को नौकरी और प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग करते हैं। कटरा प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वेद प्रकाश ने बताया कि विगत 3 माह से गरीब परिवारों को उनके हिस्से का अनाज पीडीएस दुकानदार बांटने के बजाय बेच दे रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। सुशासन की सरकार में रक्षक ही यदि भक्षक हो जाए, ऐसी स्थिति में न्याय की बात बेईमानी होगी। कटरा प्रखंड जो नित्य दिन अपने नए नए कारनामे में सुर्खियां बटोरती है, नया मामला कटरा प्रखंड के कई पंचायतों में डीलरों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एमओ के अतिरिक्त चार्ज में है, उनके संरक्षण में दिसंबर माह से लेकर के आज तक 4-4 महीने का ऑनलाइन के स्थिति में राशन को लूट करके बेच दिया गया है। वहीं आवेदन के बाद कुछ लोगों को बुला करके अंगूठा लगा के रसीद दिया गया कि कागज मटेरियल आ रहा है, आप लोगों को भुगतान किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर लगातार आवेदन के बाद जिला प्रखंड और जिलाधिकारी हर जगह इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है, आखिर किसके दबाव में 4-4 महीने? ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि इस लॉकडाउन में गरीब किसान मजदूरों के लिए हम मुफ्त अनाज और राशन का वितरण कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता यही है जो सामने लोग खड़े हैं, जो मजदूर और किसानों के राशन के अधिकार को लूट के बेच दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग के द्वारा इनपुट और सहकारिता की राशि 90% जाली कागज लगातार मैं जिलाधिकारी महोदय से और कृषि पदाधिकारी जिला के मैं मांग कर रहा हूं कि आप जो इनपुट का पैसा वितरण कर रहे हैं वो कृषि समन्वयक और बिचौलियों के माध्यम से पूरी लूट हो रही है और वास्तविक किसान को 1000-2000 रुपये दिया रहा है और जो लैंडलेस लोग हैं उनके खाते पर 27-27 हज़ार रुपये दी जा रही है। वहीं कृषि समन्वयक को दिसंबर 2020 में संयुक्त कृषि निदेशक के द्वारा कठोर कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया गया, उस कागज को दबा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ उस प्रकार के रिश्वतखोर भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोशन दिया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय से तत्काल मांग करता हूं कि भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनके मॉनिटरिंग में पूरे प्रखंड और कई पंचायतों के 4-4 महीने का राशन लूट लिया गया है, वो एमओ के अतिरिक्त प्रभार में है। जिलाधिकारी महोदय अविलंब कठोर कार्रवाई करते हुए इनको बर्खास्त करने का कार्य करें और वंचित लोगों को राशन अविलंब मुहैया कराते हुए जो भी दोषी डीलर हैं उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। एक प्रयास मंच के द्वारा सोमवार को पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित मंच के कार्यालय में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 22 जवान शहीद हुए हैं, जो अपने देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे वीर जवानों की शहादत भुलाया नहीं जा सकता। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सली मुठभेड़ में अपने देश के 22 जवान
शहीद हो गए थे। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही बड़ी अपना देश के लिए बहुत बड़ा ये घटना है और ऐसी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए, साथ ही घायल जवान के लिए जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की गई। सोमवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जाबाज जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आज नहीं तो कल पूरे नक्सलियों का सफाया होना तय है। नक्सली हमले में शहीद हुए अमर जवानों को आज नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। उनकी खून बेकार नहीं जाएगी, उनकी कुर्बानी रंग लाएगी। भारत सरकार से नागरिक मोर्चा ये मांग करती है कि अमर जवानों के खून का बदला खून से लिया जाए और तमाम नक्सलियों के सफाया के लिए विशेष कदम उठाई जाए। थल सेना और वायु सेना को अलर्ट किया जाए। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बमबारी कर तमाम नक्सली अड्डों को ध्वस्त कर दिया जाए, तभी हम अमर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एक व्यक्ति की हिम्मत तो देखिए, दुकान के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ही चुरा ले गया, वो भी ट्रॉली के साथ। घटना रविवार रात की है। बैरिया के पुरानी मोतिहारी रोड स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स के बाहर खड़ी ट्रैक्टर चुराने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सदातपुर चौबे टोला निवासी दुकान मालिक चंद्रशेखर चौबे अहियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हैरानी वाली बात यह है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद पुलिस अब तक चोरों की पहचान तक नहीं कर सकी। आप भी देखिए कैसे अपने सहयोगी के साथ मिलकर एक युवक मिनटों में ट्रैक्टर चुरा ले गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।